कहानी का दूसरा पार्ट। मिस्टर धनराजगीर जल्दी से सामने गए और ब्लैक कोट पहने एक शख्स को बोली लगाने का इशारा किया और एक बार फिर से बोली लगनी शुरू हुई। सभी की नज़रें अभी भी अगम पर थी और अगम वहां बैठने की बजाय उस जगह के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। 105 करोड़ 1, 105 करोड़ 2। सामने से आवाज़ आई तो किसी ने पीछे से कहा 107 करोड़। अगम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। 107 करोड़ 1, 107 करोड़ 2। एक बार फिर से सामने से आवाज़ आई। अब थोड़ी पीछे सन्नाटा छा गया था, लेकिन कुछ पल बाद एक शख्स अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला 110 करोड़। सभी लोग हैरान थे कि अगम कुछ बोल क्यों नहीं रहा। एक शख्स जो वहां चेयर पर बैठा था, जिसका नाम रक्षित राय था, वो अपने साथ बैठे आदमी की तरफ देखते हुए बोला, लगता है अब शेरों की रेस में कुत्ते भी दौड़ने लगे, पर जब रेस का रिजल्ट आएगा तो कुत्तों को अपनी औकात खुद ब खुद पता चल जाएगी। अगम ने रक्षित राय को देखा। रक्षित राय अविनाश कपूर का बिजनेस राइवल था, लेकिन अगम की वजह से अविनाश कपूर हमेशा रक्षित राय से जीत जाते थे, इसलिए रक्षित राय अगम से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। रक्षित अभी भी सरकास्टिक स्माइल के साथ उसे देख रहा था, लेकिन अगम का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। तभी सामने से आवाज़ आई 110 करोड़ 1, 110 करोड़ 2। लेकिन इस बार पीछे बैठे आदमियों में ऐसा लग रहा था जैसे कोई मातम छाया हो। सभी हार मान चुके थे, लेकिन तभी रक्षित राय बोला 120 करोड़। बोलकर उसने वापस अगम की तरफ एक गुरूर भरी स्माइल दी। सामने से 120 करोड़ 1, 120 करोड़ 2 की आवाज़ आने लगी और उसे आवाज़ के साथ साथ रक्षित के चेहरे पर वो स्माइल और भी ज़्यादा तिरछी हो गई। अगम की तरफ देखते हुए उसने अपने जूते का इशारा किया। इस बार अगम के चेहरे पर भी हल्की सी हंसी तैर गई। सामने से 120 करोड़ 3 की आवाज़ आने ही वाली थी कि अगम बहुत ही सख्त आवाज़ में बोला 200 करोड़। 200 करोड़ सुन के ही जैसे वहां बैठे हर शख्स को साफ सूंघ गया हो। रक्षित राय की भी आंखें फटी की फटी रह गई। सब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अगम चौहान को देख रहे थे। वो अगम चौहान जिसके बारे में सबने सुना था कि वो जहाँ जाता है वहाँ पर तहलका मच जाता है, और आज ये बात साबित भी हो गई थी। शिद्दत और अविनाश कपूर दोनों ही हैरानी से अगम चौहान को देख रहे थे। 200 करोड़ उनके पूरा विला की कीमत, और वो भी अगम चौहान ने लगाई। इससे बड़ा शौक उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं मिला था। तभी जहां अगम खड़ा था वहां पीछे से एक शख्स, जिसने पहले अगम की तरफ देखा तो अगम ने उसे स्टेज की तरफ बढ़ने का इशारा किया। वो शख्स अगम का पर्सनल असिस्टेंट धीरज था। धीरज सामने आया और अपने हाथों में पकड़ा हुआ एक सूटकेस वहाँ टेबल पर रखा, जिसमें तकरीबन 20 करोड़ रुपए और उसके साथ ही एक चेक भी था। सब लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। अगम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। जल्दी से सभी अपनी जगह से खड़े हुए और अगम की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अगम ने अपनी बॉडीगार्ड्स को इशारा किया तो उसके बॉडीगार्ड्स ने सबका रास्ता ब्लॉक कर दिया। गुस्से से कांपता हुआ रक्षित रॉय वहां से जा चुका था। अगम अपने चेहरे पर कपूर विला की कीमत से भी महंगा एटीट्यूड लिए वो अविनाश कपूर और शिद्दत कपूर के पास गया। शिद्दत उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। अगम डेविल स्माइल के साथ शिद्दत को देखते हुए बोला, स्पाइसी वाइफी, शादी के बाद आज हमारा दूसरा दिन है और तुम अभी तक अपने मायके में हो। चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल लेकर चलता हूँ। शिद्दत गुस्से से बोली, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। बोलते हुए वो अविनाश की तरफ घूमी और बोली, चलिए डैड, अब मुझे यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना। अभी वो बोल ही रही थी कि अगम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे खुद से लगाते हुए बोला, स्पाइसी वाइफी, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरा ऑर्डर फॉलो ना करें। अविनाश कपूर उसे देखकर दांत पीसते हुए बोला, ये क्या बदतमीज़ी है। अगर मैंने तुम पर भरोसा किया तो तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। भूलो मत कि तुम मेरे मैनेजर हो और तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की भी।
तुमने मेरी पीठ पर जो छुरा भोंका है उसके लिए मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। बोलते हुए उन्होंने अगम का कॉलर पकड़ लिया। गुस्से से अगम के चेहरे की नसें तन गई। उसने एक ही झटके में अविनाश कपूर से अपना कॉलर छुड़वाया और एक जोर का थप्पड़ उनके चेहरे पर जड़ दिया। शिद्दत जोर से चिल्ला। अगम चिल्लाते हुए उसने जल्दी से अपने डैड को संभाला, जो अपने चेहरे पर अपना हाथ रख गुस्से से अगम को देख रहे थे। अगम ने शिद्दत की कलाई पकड़ी और बोला, मुझे मेरी स्पाइसी वाइफी को अपने साथ लेकर जाना है, और अब अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो इस बार सिर्फ थप्पड़ से चेहरा लाल नहीं होगा। बोलते हुए उसकी नज़रें अविनाश कपूर जी पर थी। शिद्दत की एक कलाई अगम के हाथ में थी, लेकिन उसने अपने दूसरे हाथ से अगम के ऊपर हाथ उठाना चाहा। अगले ही पल अगम ने उसका हाथ कस कर उसकी पीठ से लगाया और बोला, वक्त बदल गया है मेम साहब। कल तक आप मेरी मेम साहब थी, इसलिए आपका ऑर्डर मैं अच्छे से फॉलो कर रहा था, लेकिन आज से तुम मेरी स्पाइसी वाइफी हो। वो स्पाइसी वाइफी जिसके साथ मैं अब अपना फेवरेट गेम खेलने वाला हूँ। वो गेम जिसमें खुशी नहीं बल्कि सिर्फ जख्म मिलेंगे, सिर्फ जख्म ही जख्म। बोलते हुए अगम की आंखें गुस्से से बेहद लाल थी। कौन है ये अगम चौहान? क्यों करता है अगम चौहान शिद्दत कपूर से इतनी नफरत? क्या हुआ था शिद्दत कपूर के साथ ही अगम को करनी पड़ी उससे शादी, और कैसे एक ही दिन में अगम चौहान ने अपनी पहचान बदल ली? अगम की बात सुनकर शिद्दत गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। और तुम्हें क्या लगता है ये कपूर विला खरीद कर तुमने मुझे खरीद लिया? भूलो मत कि हमारी शादी भले ही हुई थी, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी जिसे अगले ही दिन मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, सो स्टे इन योर लिमिट। अविनाश कपूर भी गुस्से से बोले, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगम चौहान। तुमने जो आज मेरे साथ किया है इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अगम, जो शिद्दत और अविनाश कपूर दोनों की बात सुन रहा था, वो हल्का सा मुस्कुराया और अविनाश कपूर की तरफ देखते हुए बोला, ससुर जी, बुढ़ापे में इतनी टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है। कहीं हार्ट अटैक आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अविनाश कपूर और शिद्दत दोनों की मुट्ठियां कस गई। अविनाश कपूर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अगम तुरंत से बोला, वैसे कोई ख़ास प्रॉब्लम तो नहीं होगी, पर अभी अभी मेरी शादी हुई है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी किसी का मातम मनाए। शिद्दत गुस्से से गुजरते हुए बोली, हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दैट। मेरे डैड से तमीज़ से बात करो, और आखिरी बार कह रही हूँ तुमसे कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। अगम ने अपनी पॉकेट में अपना हाथ डाले और शिद्दत के बिल्कुल करीब होकर बोला, अब सिर्फ मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं कहूँगा, बल्कि पूरी दुनिया तुम्हें मेरी बीवी के नाम से जानेगी। तैयार हो जाओ स्पाइसी वाइफी। अब से तुम इस दुनिया के सामने शिद्दत कपूर नहीं, बल्कि अगम चौहान की बीवी शिद्दत अगम चौहान के नाम से जानी जाओगी। तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी, मेरे रूम पर रहोगी, मेरे बेड पर रहोगी, और हाँ, मुझे मेरी लिमिट बताने की गलती मत करना स्पाइसी वाइफी, क्योंकि अब तो वो जो होगा जो बेहद होगा। बोलते हुए अगम का चेहरा बेहद सख्त था। अविनाश कपूर गुस्से से गुजरते हुए बोले, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाई थी, लेकिन अब मैं ही ये शादी तोड़ता हूँ। अगम व्यंग से हंसा और बोला, वक्त बदल चुका है बॉस, अब आप बॉस नहीं रहे, इसलिए आइंदा मेरे सामने ऐसी टोन में बात मत कीजिएगा, वरना बात तो आप करेंगे लेकिन उसका खामियाजा आपकी इस नाजुक से प्रिंसेस को भुगतना पड़ सकता है। बोलते हुए उसने शिद्दत का हाथ पकड़ा और उसे लगभग से खींचते हुए वहाँ से लेकर जाने लगा। शिद्दत एकदम हैरान रह गई। उसने अगम से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन अगम ने उसका हाथ बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। अविनाश कपूर भी जल्दी से उसकी तरफ बढ़े, लेकिन तभी उन्हें अपने सीने में बहुत ज़ोरों से दर्द महसूस हुआ। उनकी एक चीख निकल गई। शिद्दत ने झट से पलटकर उनकी तरफ देखा तो अपने डैड को इस तरह अपने सीने पर हाथ रखकर दर्द से तड़पते देख वो ज़ोर से चिल्लाई, डैड। चिल्लाते हुए वो अपना हाथ अगम से और भी ज़्यादा तेज़ी से छुड़वाने लगी, लेकिन अगम पीछे की तरफ देखकर सरकास्टिक वे में मुस्कुराया और बोला, मैंने तो कहा था प्रॉब्लम हो सकती है, अब मैं क्या करूं?
अपनी प्रॉब्लम वो खुद देखे। शिद्दत गुस्से से बोली, अगर मेरे डैड को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगम, तुम बहुत पछताओगे। अगम के कदम एक पल के लिए रुके। शिद्दत के कदम लड़खड़ा गए, लेकिन अगम ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था जिससे वो गिरी नहीं। अगम सार्कास्टिक वे में स्माइल करते हुए बोला, अब पछताने की बारी तुम्हारी और तुम्हारे डैड की है स्पाइसी वाइफी। और डोंट वरी, इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ मैं। अगर मेरी वजह से हार्ट अटैक आया तो खैरत में इलाज भी करवा दूंगा। बोलते हुए उसने सामने की तरफ खड़े एक शख्स को उंगली से इशारा किया और वो शख्स जल्दी से अविनाश कपूर की तरफ चला गया। शिद्दत भी पीछे की तरफ देख रही थी। बोलते हुए उसने शिद्दत को लगभग गाड़ी में धक्का दे दिया। ड्राइवर पहले से ही गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर रखा था। अगम भी तुरंत शिद्दत के साथ बैठा और ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। हवा की स्पीड से गाड़ी वहां से निकल गई। शिद्दत गुस्से से अगम को देख रही थी। वो दांत पीसते हुए बोली, अगम, मेरे डैड को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगम, आई विल किल यू ब्लडी बास्टर्ड। अगम अपने फ़ोन पर कुछ कह रहा था। उसने शिद्दत की बात सुनी ज़रूर, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। शिद्दत और भी ज़्यादा छिड़ गई। शिद्दत ने अगम के कंधे से उसके कपड़ों को मुट्ठी में पकड़कर लगभग उसे खींचा और बोली, तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? अगर मेरे डैड को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम ज़िंदगी भर पछताओगे कि तुमने शिद्दत कपूर से पंगा लिया। अगम ने अपने कंधे की तरफ देखा। उसका चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन आंखें खतरनाक लग रही थी। एक पल के लिए शिद्दत का गला भी सूखने लगा। वो एकदम टॉक्सिक वॉइस में बोला, अगर तुम इस तरह से मेरे साथ बदतमीज़ी करती रही ना स्पाइसी वाइफी, तो यकीन करो मेरा, अगर तुम्हारे डैड की ज़िंदा बचने की ऑप्शन भी हुई ना तो बिना इलाज की वजह से वो मर जाएंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे कि तुम अपने डैड का इलाज करा पाओ। अगम की बात सुनकर शिद्दत के होश उड़ गए। वो तुरंत से अपना चेहरा ना में हिलाते हुए बोली, नो वे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बोलते ही उसने जल्दी से अपने क्लच से अपना फ़ोन निकाला और कुछ चेक करने लगी। उसने अपने फ़ोन पर आई हुई एक वीडियो को ऑन किया तो उस पर आज की लाइव न्यूज़ चल रही थी। कपूर इंडस्ट्रीज़ के कुछ शेयर तो पहले ही अविनाश जी बेच चुके थे और कुछ शेयर रातों रात एकदम से गिर चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ शेयर बाकी थे। पर अब अगम ने उन शेयर्स पर भी अपना क्लेम कर दिया था, जिसका मतलब साफ था कि अब कपूर इंडस्ट्रीज़ और कपूर्स बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुके थे। शिद्दत की आंखों से आंसू बहने लगे। अगम बड़ी गहरी नज़रों से उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे शिद्दत की आंखों से बहते हुए आंसू उसके दिल को एक सुकून पहुंचा रहे हों। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। शिद्दत ने रोते हुए अगम की तरफ देखा और बोली, तुम बहुत घटिया इंसान हो अगम, बहुत घटिया। आई जस्ट हेट यू। अगम उसकी बातें सुनकर हंसने लगा। उसकी हंसी जैसे शिद्दत को अपने ज़ख्मों पर नमक लग रही थी। अचानक ही हंसते हंसते अगम रुका और उसने अपना हाथ शिद्दत के सिर के पीछे रख लिया। शिद्दत की आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन अगले ही पल उसके होठों से दर्द भरी आह निकली, क्योंकि अगम ने उसके बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। अगम उसके चेहरे पर झुका और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार के लिए मरे जा रहा हूँ? एक बात याद रखना स्पाइसी वाइफी, कि इस अगम चौहान को उस दुनिया की किसी भी लड़की से प्यार हो सकता है, या यूँ कह लो कि हर एक लड़की से प्यार हो सकता है। तुमसे हमेशा नफ़रत रहेगी, वो नफ़रत जिसकी कीमत अब मैं तुम्हें एक से एक गहरा एक ज़ख्म देकर वसूल करूँगा। शिद्दत उसकी बातें सुनती ही रह गई। अगम की आंखों में उसे अपने लिए सच में बहुत ज़्यादा नफ़रत दिखाई दे रही थी, और वो जानती भी नहीं थी कि आखिर इस नफ़रत का कारण क्या था। अभी कुछ दिन पहले तक अगम उसके सामने नज़र तक नहीं उठाता था। वो उसके डैड का मैनेजर था, जिसे शिद्दत बुरी तरीके से ट्रीट करती थी, हर बात पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। लेकिन अब जैसे हर एक चीज़ बदल चुकी हो, वो अगम जिसकी ज़ुबान शिद्दत के सामने
नहीं खुलती थी। वो अगम शिद्दत को खून के आंसू रुला रहा था। अगम ने एक झटके में शिद्दत को छोड़ दिया। शिद्दत बिल्कुल चुप हो गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर 2-3 दिनों में उसकी खूबसूरती से दुनिया अगम की साजिशों के जाल में कैसे बदल गई। वही अगम के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। अभी उसने कुछ ही दिन पहले का वक्त याद किया जब अविनाश कपूर ने खुद उसे शिद्दत से शादी करने का प्रपोजल दिया था। अभी कुछ दिन पहले शिद्दत अपनी फ्रेंड्स के साथ द प्ले नाइट क्लब गई थी। द प्ले नाइट क्लब रात के 11 बजे बार काउंटर पर बैठी शिद्दत ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। उसके फ्रेंड्स ने भी ड्रिंक की हुई थी, लेकिन ज़्यादा नहीं। शिद्दत अपने हाथों में ड्रिंक का गिलास लिए डांस फ्लोर पर चली गई और डांस करने लगी। ब्लैक कलर की साइड कट लेदर ड्रेस में शिद्दत बहुत हॉट लग रही थी। साइड कट ड्रेस से उसके गोरे गोरे थाइस बाहर झांक रहे थे। उसके लड़खड़ाते कदमों से डांस करने के अंदाज से ही पता चल रहा था कि इस वक्त वो अपने होश में बिल्कुल नहीं है। शिद्दत को देखते हुए कुछ लड़कों ने शिद्दत का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। वो लड़के उसे नशे की हालत में क्लब से बाहर लेकर आए और गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले गए। जब शिद्दत के फ्रेंड्स को महसूस हुआ कि शिद्दत उनके आसपास नहीं है तो उन्होंने पूरे क्लब में उसे ढूंढा, लेकिन शिद्दत कहीं भी नज़र नहीं आई। वो लगातार शिद्दत को फ़ोन कर रही थी, लेकिन शिद्दत उनका कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी। उन्होंने जल्दी से अविनाश कपूर को इन्फॉर्म किया तो अविनाश ने अगम को फ़ोन किया। हालांकि शिद्दत को लेकर वो ज़्यादा चिंतित नहीं थे, लेकिन उनके लिए उनका नाम काफ़ी मायने रखता था और वो नहीं चाहते थे कि शिद्दत के साथ कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से उनके नाम पर कोई आ जाए। अगम ने भी शिद्दत को ढूंढना शुरू कर दिया। मुंबई स्टार स्काई अपार्टमेंट्स वो लड़के शिद्दत को एक फ़्लैट पर ले गए। उस फ्लैट पर इस वक्त शिद्दत और वो 4-5 लड़के ही मौजूद थे। शिद्दत को धीरे धीरे होश आना शुरू हो चुका था। वो लड़के उसे फ्लैट के अंदर लेकर आए और अंदर आते ही बेड पर पटक दिया। शिद्दत के सर से शराब का नशा उतरने लगा था। उसने अपने आमने सामने जब उन 4-5 लड़कों को देखा तो उसकी हालत ख़राब होने लगी। वो उन लड़कों की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? शिद्दत कपूर हूँ मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। उनमें से एक लड़का बेशर्मी से हंसा और बोला, हम तो वैसे भी नहीं चाहते कि तुम हमें छोड़ो, कम से कम आज की रात तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज तो पूरी रात जश्न होने वाला है। बोलते हुए उसने अपनी आई विंक की। शिद्दत उसके घटिया इरादों को समझते हुए ज़ोर से चिल्लाई, कोई है? प्लीज़ हेल्प मी। बोलते हुए वो उसे कमरे के दरवाजे से बाहर की तरफ देख रही थी, लेकिन जहाँ वो लड़के उसे लेकर आए थे वो एक न्यू बिल्डिंग थी जहाँ पर अभी अभी फ्लैट बने थे, लेकिन लोगों ने वहाँ रहना शुरू भी नहीं किया था। एक दूसरा लड़का बेशर्मी से हंसा और बोला, फ़िक्र मत करो जान, अगर तुम्हें चिल्लाना है तो हम तुम्हें बहुत सारे मौके देंगे और तुम्हारी वो चीख हमें अच्छी भी लगेगी, पर इतनी भी क्या जल्दी है, पहले थोड़ी पार्टी हो जाए। बोलते हुए उसने दूसरे लड़कों को इशारा किया तो वो लड़का तुरंत कुछ शराब की बोतलें लेकर आ गया। शिद्दत अपनी जगह से खड़ी हुई और बाहर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उन लड़कों ने उसे घेर लिया। एक लड़का अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, ये ऐसे नहीं मानेगी, अब तो पार्टी के साथ साथ ही ऑफ़र पार्टी भी होगी। बोलते हुए उसने शिद्दत की कलाई को पकड़ा और उसे कसकर मरोड़ दिया। शिद्दत के दर्द से चीख निकल गई। अगले ही पल उस लड़के ने शिद्दत को एक बार फिर से बेड पर धक्का दिया। उसकी साइड का ड्रेस को दोनों हाथों से पकड़कर और फाड़ दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। कैसे निकलेगी शिद्दत इन घटिया लड़कों के जाल से, और कैसे हुई अगम और शिद्दत की शादी? क्या ये सब एक इत्तेफाक या इन सब के पीछे है किसी की साजिश? शिद्दत की कलाई को उस लड़के ने इतनी ज़्यादा बेरहमी से मरोड़ा कि शिद्दत की दर्द से चीख निकल गई। अगले ही पल उस लड़के ने शिद्दत को बेड पर धक्का दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। शिद्दत ने फुर्ती से उस लड़के को धक्का दिया, लेकिन उस लड़के पर तो जैसे असर ही नहीं हुआ। वो लड़की काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप लग रहे थे और गिनती में वो लड़के 4-5 थे जिनका सामना अकेली शिद्दत कर ही नहीं सकती थी। उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत दिखाते हुए बोली, देखो
तुम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे अगर तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो। मेरे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और ना ही मेरा बॉय। बेड पर ऊपर की तरफ सरकते हुए शिद्दत अभी बोल ही रही थी कि उस लड़के ने उसके पैरों को पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींचा और हंसते हुए बोला, पहले मुझसे तो निपट ले मेरी जान, मैं तेरे बाप से मैं बाद में निपटूंगा। बोलते हुए उसने सामने खड़े लड़कों को इशारा किया तो दो लड़कों ने आकर शिद्दत का हाथ पकड़ लिया और दो लड़कों ने पैर। शिद्दत को पूरी तरह चंगुल में फंसे देख जो लड़का शिद्दत पर झुका हुआ था उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। शिद्दत की आंखों में आंसू आ गए। वो लड़का शिद्दत की गर्दन पर झुका, लेकिन जैसे ही उसके होंठ शिद्दत की गर्दन को छूने लगे उससे पहले ही उस लड़के के सिर पर आकर एक कांच का वास लगा। वो सारा कांच बेड पर उस लड़के और शिद्दत पर ही बिखर गया। उस लड़के के सिर से खून बहने लगा। शिद्दत की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी नज़र सामने दरवाजे पर गई जहाँ पर अगम खड़ा था। अगम जो उसके डैड का मैनेजर था। उसे वहाँ पर देखकर शिद्दत ने जल्दी से अपने ऊपर झुके लड़कों को धक्का दिया जिसके सिर पहले ही लहूलुहान हो चुका था। वो लड़का बेड से नीचे गिरा। शिद्दत भी फुर्ती से बेड से खड़ी हो गई। खड़े होते वक्त उसके हाथ में कांच का एक टुकड़ा चुभ गया। अगम की नज़र भी शिद्दत पर गई और उसकी हालत पर भी। शिद्दत ने जल्दी से खुद को कवर करने की कोशिश की। जो बाकी के चार लड़के उस कमरे में खड़े थे वो तुरंत से अगम की तरफ बढ़े। जैसे ही एक लड़के ने आकर अगम के मुंह पर पंच मारना चाहा, अगम ने उस लड़के की गर्दन को पकड़ा और एक झटके से मरोड़ दिया। उस लड़के की चीख भी नहीं निकल पाई और वो लड़का नीचे ज़मीन पर गिर गया। ये सब देखकर बाकी तीनों लड़कों के गले वैसे ही सूखने लगे, लेकिन फिर भी एक लड़का अगम की तरफ आया तो अगम ने उसके कंधों पर अपने हाथ रखे और उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से एक लात दे मारी। वो लड़का दर्द से चिल्लाया और पहले वाले लड़के के ऊपर ही गिरा। बाकी के दोनों लड़कों में से एक लड़का अगम को गुस्से से देखते हुए बोला, कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे आए? अगम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम जानकर क्या करोगे? तुम्हारे लिए इतना जानना ही काफ़ी है कि तुम्हारी मौत से कम नहीं हूँ मैं। लेकिन वो यही बोलकर वह साइड रखे टेबल से कांच का वास उठाया और दूर से ही उस लड़के के सिर पर मारा। उस लड़के के सिर से खून बहने लगा और दर्द से चिल्लाते हुए वो का भी अपनी जगह पर खड़ा खड़ा गिर गया। अब वहाँ पर सिर्फ एक ही लड़का बचा था। वो लड़का अपने बाकी के साथियों को दर्द से कहराते देख वैसे ही हार चुका था। वो अपने हाथ जोड़े हुए अगम से बोला, देखो मुझे मत मारना, मैं तो बस यूं ही इन सब के साथ था। मैंने इस लड़की के साथ कुछ नहीं किया। मैं चुपचाप यहाँ से चला जाता हूँ। उसकी बात सुनकर अगम के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट थी। वो उसके पास आया और उस लड़के को देखते हुए बोला, जहाँ तुमने मेरी मीम साहब पर नज़र डाली वहाँ से ही तुम्हारी गलतियाँ शुरू हो गई। अब उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही। बोलते हुए अगम ने अपना हाथ घुमाया और अपनी कोहनी उस लड़के की गर्दन पर जोर से मारी। उस लड़के की आंखें बाहर आने को हो गई और वो भी लुढ़क कर वहीं गिर गया। शिद्दत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अगम को देख रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बार बार उससे जलील होने वाला अगम 4-5 लड़कों पर इस तरह से हावी हो सकता है। ये सब सोचते हुए अब वो उन सभी लड़कों को ज़मीन पर गिरे हुए देख रही थी। किसी की आंखें खुली थी और वो दर्द से कर्रा रहा था। किसी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगम के एक वार ने ही उन्हें उस दुनिया से मुक्त कर दिया हो। अगम शिद्दत के पास आया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, अब ठीक तो है ना मीम साहब? बोलते हुए उसने शिद्दत के हाथ को पकड़ने की कोशिश की क्योंकि शिद्दत के हाथ पर खून बह रहा था। शिद्दत ने उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए उसे ज़ोर से धक्का दिया और बोली, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। माना यहाँ आकर तुमने मेरी हेल्प की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मुझे छूने का हक मिल गया हो। नौकर हो तुम मेरे, इसीलिए अपनी औकात में रहो। बोलकर शिद्दत नीचे गिरे लड़के के ऊपर से होते हुए कमरे से बाहर जाने लगी। तभी पीछे से अगम ने उसका हाथ पकड़ बड़ी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शिद्दत उस बिल्डिंग से बाहर आई। बाहर आकर उसने अपने डैड की गाड़ी देखी जो उसके डैड ने अगम को दे रखी थी। अगम की नज़रें भी उस पर ही थी।
कमर कमर पर अपनी जैकेट लिपटी हुई देखकर उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। शिद्दत भी उस गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले अगम ने फ्रंट मिरर सेट किया और उसमें से शिद्दत को देखने लगा। शिद्दत को देखते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी कपूरविला के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। वर्तमान में अचानक से गाड़ी की ब्रेक लगी। एक झटके से अगम अतीत से बाहर आया। उसने गाड़ी से बाहर देखा तो गाड़ी चौहान मैंशन के पार्किंग एरिया में आकर खड़ी हुई थी। वो आज से 3 दिन पहले के अतीत में खोया हुआ था, जहां उसने उन शिद्दत को आवारा लड़कों से बचाया था। और तब वो शिद्दत के डैड का मैनेजर था, लेकिन अब तो वो कपूर इंडस्ट्रीज़ को ही उसने टेक ओवर कर लिया था। उसने अपने पास बैठी हुई शिद्दत को देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे और वो अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रही थी। अगम के होठों पर एक डेविल स्माइल ठहर गई। वो गाड़ी से बाहर निकला और तेज़ कदमों के साथ शिद्दत की तरफ आया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसने शिद्दत के हाथ से उसका फ़ोन लिया और उसे अपनी पॉकेट में डाल दिया। शिद्दत उसे देखती ही रह गई। अगम ने उसकी कलाई को पकड़कर उसकी गाड़ी से बाहर खींचा। शिद्दत गुस्से से बोली, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। अगम ने उसे गाड़ी से लगाया और उसके दोनों कलाइयों को अपने हाथ में पकड़कर गाड़ी के ऊपर लगाते हुए बोला, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है स्पाइसी वाइफी। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है और तुम अभी से दिल मिलाने लगी। थोड़ा पेशेंस रखो। स्पाइसी वाइफी, शिद्दत दांत पीसते हुए बोली, मुझे मेरा फ़ोन वापस दो। अगम तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं नहीं चाहता मेरी बीवी कुछ भी पुराना यूज़ करे। वो क्या है ना, न्यू मैरिड लाइफ और न्यू बिगनिंग, तो सारी चीज़ें न्यू होनी चाहिए। बोलकर वो एक पल रुका। शिद्दत गुस्से से उसे देख रही थी। अगम उसके चेहरे पर झुका और बिल्कुल उसके कान के पास अपने होठों को लाकर बोला, लेकिन नफ़रत वही पुरानी होगी, बेहद बेहिसाब नफ़रत। बोलते हुए उसके हाथ शिद्दत की कलाई पर कस रहे थे। एक झटके में उसने शिद्दत को छोड़ा और बोला, वेलकम टू माय वर्ल्ड स्पाइसी वाइफी। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। उसने शिद्दत का हाथ एक बार फिर से पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए अंदर दरवाजे की तरफ लेकर बढ़ने लगा। शिद्दत उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगम ने बहुत कसकर उसकी कलाई को पकड़ा हुआ था। शिद्दत ने सामने की तरफ देखा, जहां दरवाजे पर एक आदमी और एक औरत खड़े थे। तकरीबन 50-52 साल की उस औरत के हाथ में आरती की थाली थी और वो आदमी भी काफ़ी उम्र दराज लग रहा था। शायद 55-60 साल के आसपास की उम्र होगी उनकी। अगम शिद्दत को लेकर दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। वो औरत विदेही चौहान थी, जो अगम की माँ थी, और वो आदमी विजय चौहान था, जो अगम के पापा थे। विदेही ने हल्का सा मुस्कुराते हुए शिद्दत की तरफ देखा। अगम विदेही के हाथों में पड़ी हुई थाल को देखते हुए बोला, आप इसकी आरती क्यों उतारना चाहती हैं मॉम? विदेही जी मुस्कुराकर बोली, आज पहली बार तुम शिद्दत को इस घर में लेकर आ रहे हो, तो मैं अपनी बहू की आरती तो उतारूंगी ना। अगम हंसा और बोला, ये आपकी बहू ज़रूर है मॉम, लेकिन आरती के लायक नहीं है। इसके लिए तो कुछ स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए थे। विदेही जी ने सवालिया नज़रों से अगम की तरफ देखा। हालांकि वो जानती थी कि अगम ने ये शादी प्यार मोहब्बत के चलते नहीं की। वो शिद्दत से बहुत नफ़रत करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ना ही अगम को रोका और ना ही उससे कुछ कहा, जैसे उन्हें पता हो कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और आगे भी क्या हो सकता है। शिद्दत भी हैरानी से अगम को देखने लगी। अगम कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, क्या किया जाए, क्या किया जाए, ऐसे इंटरेस्टिंग क्या किया जाए कि गृह प्रवेश मिसेस शिद्दत अगम चौहान को हमेशा याद रहे। बोलते हुए उसके चेहरे पर अचानक से एक्साइटमेंट भरे एक्सप्रेशन आए और वो एक डेविल स्माइल के साथ बोला, ब्रिलियंट आइडिया, अब तो यही होगा। विजय जी अगम की तरफ देखते हुए बोले, मुझे लगता है आज का दिन तुम्हें और कुछ नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल के लिए आज जो हो गया वही काफ़ी है। अगम ने बिना उनकी तरफ देखते ही कहा, नहीं डैड, जो हुआ वो काफ़ी नहीं था, अभी तो बहुत कुछ होगा। और कहते हैं शुरुआत हमेशा अच्छी होनी चाहिए, और मैं मेरी वाइफ के साथ एक मज़ेदार शुरुआत करना चाहता हूँ।
आज पहला दिन है इसका चौहान मेंशन में, तो इसे लग रहा होगा कि यहाँ रहना इसके लिए बहुत आसान है। तो चलिए इसकी गलत फहमी दूर करते हैं। जैसे जैसे अगम बोल रहा था, शिद्दत के चेहरे पर हैरानी और गुस्से भरे एक्सप्रेशन बढ़ते ही जा रहे थे। वो गुस्से से बोली, ना ही मुझे यहाँ पर रहना है और ना ही मुझे इस पर गृह प्रवेश कोई इंटरेस्ट है। मुझे मेरे डैड के पास जाना है। तुम लोगों को जो तमाशा करना है करो। बोलते हुए वो वहाँ से मेन गेट की तरफ जाने लगी। अगम ने उसे नहीं रोका, लेकिन उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। विदेही और विजय जी दोनों एक ही अगम को देख रहे थे, जो शिद्दत को जाते हुए देखकर भी कुछ नहीं कर रहा था। शिद्दत बाहर मेन गेट पर आई और गार्ड की तरफ देखते हुए बोली, दरवाज़ा खोलो। लेकिन उन गार्ड्स ने तो जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वो दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े थे, जिससे शिद्दत खुद भी दरवाज़ा नहीं खोल सकती थी। शिद्दत को उन पर गुस्सा आने लगा। उसने दूसरी तरफ खड़े गार्ड्स की तरफ देखा और इस बार थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुमसे कह रही हूँ ना, दरवाज़ा खोलो। मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से जाना है। लेकिन अभी भी उन गार्ड्स ने ना ही दरवाज़ा खोला और ना ही शिद्दत को कोई जवाब दिया। शिद्दत बुरी तरह से झल्ला गई। वो खुद दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन वो गार्ड्स वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शिद्दत कुछ भी नहीं कर पाई, बस दांत पीसते हुए रह गई। वो वापस अगम के पास आई और बोली, अपने इन गार्ड्स को कहो मेरे लिए दरवाज़ा खोलें। अगम बेचारगी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, स्पाइसी वाइफी को उसके डैड के पास जाना है और गार्ड्स दरवाज़ा नहीं खोल रहे? ये तो बहुत गलत बात है। बोलकर वो हंसने लगा। शिद्दत हैरानी से उसे देखने लगी। अगम ने उसकी कलाई को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल उसकी कमर पर अपनी बाहें लपेट दी। अगम के एक्सप्रेशंस भी एकदम से चेंज हो गए। वो उसके चेहरे को देखते हुए गुस्से से बोला, ये चौहान मेंशन है स्पाइसी वाइफी। चौहान मेंशन के दरवाजे सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पर खुलते हैं और मेरे कहने पर ही बंद होते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐरा गैरा इंसान ना अपनी मर्जी से आ सकता है और ना ही जा सकता है। और अब तो तुम ये बात अच्छी तरह से समझ जाओगी। शिद्दत उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? अगले ही पल अगम ने उसे एक झटके से छोड़ दिया तो शिद्दत जाकर ज़मीन पर गिरी। दर्द से उसकी आह निकल गई। उसकी आंखों में नमी भर गई। अगम उसके पास आया और पैरों के बल बैठते हुए उस पर हल्का सा झुका। शिद्दत उसकी उन नफरत भरी आंखों में देख रही थी। अगम की आंखों में ही बता रही थी कि अब अगम जो कहने वाला है उसे सुनकर शिद्दत के होश उड़ने वाले हैं। क्या कहेगा अगम? शिद्दत ने ऐसा क्या किया जिसे सुनकर शिद्दत हैरान रह जाएगी? कैसे होगी शिद्दत की नफरत से भरी गृह प्रवेश की रस्म? आगे की कहानी पूरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें। धन्यवाद।